नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस सह अध्येता में आज दूसरा प्रेजेंटेशन डॉक्टर उषा आलोक दुबे जी का है और इनका परिचय मैं थोड़ा दूंगा जरूर, लेकिन उसके पहले एक शेर कहूँगा कि हर परिचय पहचान नहीं होता, हर परिचय पहचान नहीं होता, हर आशीष वरदान नहीं होता, जरा समझ बूझ कर सर झुका साधक, हर पत्थर भगवान नहीं होता, हर पत्थर भगवान नहीं होता। डॉक्टर उषा आलोक दुबे जी प्रतिभा की धनी हैं, साथ ही इनका छोटा सा परिचय इसमें दिया है, लेकिन उस परिचय से बिल्कुल ये इतर हैं। आप मुंबई के महर्षि दयानंद कॉलेज में वर्तमान में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और आप कम से कम 3-4 पुस्तकों का संपादन भी कर चुकी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पेपर प्रेजेंटेशन संचालन के साथ साथ जो यूजीसी के लिस्टेड पत्रिकाएं हैं उनमें भी आपके कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। और आज का जो आपका विषय है वह आदिवासी जनजीवन या आदिवासी उपन्यास जो है, कुछ उपन्यासों को इन्होंने लिया है। उन उपन्यासों में आदिवासी जीवन का चित्रण, इस विषय पर आप अपना प्रेजेंटेशन देंगी और आपको मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। जी धन्यवाद सर। यस। समय बता दीजिए। समय सर ले लेंगे वो हो जाएगा। 40 मिनट लगभग बोलना है, उसके बाद प्रश्न उत्तर के जो है वो चलेंगे। 40 से 45 मिनट के बीच में अपनी बात आपको रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर महात्मा पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली, और साथ ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और सभा में सभी उपस्थित मेरे साथियों को मेरा नमस्कार और सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है हिंदी उपन्यासों में आदिवासी समाज का चित्रण। मैंने ये विषय क्यों चुना, उसका एक कारण ये है कि एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताऊंगी, बहुत संक्षिप्त में। मैं जब रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी तो हमारे एक साथी थे, वे आदिवासी समाज से बिलोंग कर रहे थे। पता नहीं क्यों वो हर एक चीज पर थोड़ी सी नेगेटिव, शहरी लोगों को लेकर नेगेटिव बात करते थे। तो जब 18-19 दिन बीत गए और मैंने देखा लगातार उनका रवैया ऐसा ही है शहरी लोगों के प्रति, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्हीं की एक साथी थी, उन्हीं के समाज से। तो उन्होंने कहा ये ऐसे क्यों बात करते हैं। तो मैंने उनसे इस चीज को जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि अरे ये आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा तो क्या हुआ। बोलते नहीं नहीं कुछ है अलग। तो मैंने तभी से मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मैं कुछ तो इसके पीछे जो, और एक जो भारत देश अभी तक विकसित क्यों नहीं कहा गया, तो कोई ना कोई एक तबका जो है छूट रहा है, इसलिए पूर्णतः विकसित नहीं हो पा रहा है भारत देश, विकासशील की ही रेस में है। सो एक तबके को मैंने छूने की कोशिश की है। एक बहुत विस्तार रूप तो मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मैं भविष्य में इस पर अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं आदिवासी समाज पर, मैंने इस पर मैं पुस्तक पर भी काम कर रही हूँ और अभी फिलहाल मैंने शुरू किया है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस विषय को लेने की कोशिश की है। और वैसे भी जब हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं या ऐसे भी पढ़ते हैं, तो सदियों से आदिवासी विमर्श के कई प्रश्न उठ रहे हैं
किंतु मुझे लगता है कि इस पर गहनता से विचार नहीं हो पा रहा है। तो आवश्यकता है कि इस मुद्दे पर लोग गंभीर बने ताकि वे उसे मुख्य धारा से जोड़ सके। आदिवासियों की समस्या को सामने लाए जाए, इस उद्देश्य से मैंने विषय चुना है और भविष्य में इस पर मैंने पहले भी कहा कि मैं इस पे विस्तृत जरूर काम करूंगी। ये मेरा विषय है, हिंदी साहित्य के उपन्यासों में आदिवासी समाज का चित्रण। विषय का परिचय यहाँ पर मैंने बहुत छोटा रखा क्योंकि स्लाइड बहुत बढ़ जाती। उसकी अवधारणा एवं विस्तार, उसका विषय प्रवेश ये है कि दुनिया भर में जनजातियों की संख्या अधिक मात्रा में है। जनजाति शब्द से ही ज्ञात होता है कि इनका अपना अलग धर्म समूह होगा, उनकी अपनी अलग मान्यताएं होगी। भारत में भी विविध जनजातियां हैं जो सभ्य समाज से अलग, प्रकृति प्रेमी तथा जमीन से जुड़े हैं। एक विद्वान वेरियर एल्विन के अनुसार आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है। ये वे प्राचीन समुदाय हैं जिनके नैतिक आधार दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। पहले विभिन्न जनजातियों के लोग अपने कबीले को ही जाति कहते थे। जाति एवं जनजाति के लिए जात, कास्ट शब्द ही प्रयुक्त होता था। आगे चलकर जात तथा जनजाति शब्द प्रयुक्त होने लगा। जगदीश मीणा ने जनजाति की परिभाषा के विषय में लिखा है कि जनजातियों का वर्गीकरण उन प्राचीन आदिम जनजातियों से किया गया है जो मूलतः एक निश्चित क्षेत्र के निवास करते रहे हैं, न कि जीवन शैली प्रकृति की ही है। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भाषा एवं सामाजिक जीवन में कुछ विभिन्नताएं देखने को अवश्य मिलती है, लेकिन उनका सांस्कृतिक जीवन एवं परंपराएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वे प्राय संयुक्त परिवारों के रूप में अपना जीवन व्यापन करते हैं। 1891 में एक जनगणना हुई थी जिसमें सर्वप्रथम बाइंस ने खेतीहर एवं पशुपालक जातियों के एक वर्ग के रूप में जंगली जनजातियों को अलग दिखाया था। अगली दो जनगणनाओं में क्रमशः हर्बर्ट रीजले एवं गेट द्वारा उन्हें जीववादी के रूप में अलग दिखाया गया और फिर 1921 ईस्वी की जनगणना की रिपोर्ट में जीववायु जिसे एनिमस के स्थान पर जनजाति धर्म जिसे ट्राइबल रिलीजन शब्द प्रयुक्त हुआ। इन जनगणनाओं के असभ्य जनजाति जिसे प्रिमिटिव ट्राइब्स शब्द का प्रयोग होता रहा है। हट्टन ने 1931 ईस्वी की जनगणना रिपोर्ट में पुनः जंगली या वन्य जाति शब्द का इसके लिए प्रयोग किया है। इन्हें कबीला, आदिवासी, वन जाति, ट्राइब्स आदि हम कह सकते हैं। पुरानी सोच और रूढ़िवादी तथा परंपरावादी होने के कारण ये सभ्य समाज की श्रेणी में कई लोग इसे नहीं मानते हैं। ये जंगलों तथा पहाड़ी प्रदेशों, शहरों से दूर गांव में बसते हैं। ये सांस्कृतिक तथा सामाजिक दोनों ही दृष्टि से भिन्न है। भारतीय संविधान में आदिवासी के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग आजकल होने लग गया है। इसमें सभी प्रमुख जनजाति सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि अनुसूचित श्रेणियों में पिछड़ी जाति भी सम्मिलित की गई है। भारतीय जनजातियां अधिकतर झारखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य, बहुत सारे राज्यों में जिसका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कई ऐसे राज्यों में स्थित है। जनजातियों का अपना समुदाय है, अपनी जाति है, जिसके कारण इन्हें आदिवासी, जनजाति, आदिम जाति, वनवासी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। यह सब एक ही रूप में जाने जाते हैं, वह है जनजाति या आदिवासी। आदिकाल से ही कई किताबों में इनका उल्लेख मिलता है। कभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन क्या होता है कि कई लोग अपने आप को उस समुदाय से बिलोंग करना नहीं चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या में थोड़ी सी कमी आई है और उसके पीछे कारण ये है कि ये लोग, हम नॉर्मल हैं, हम सामान्य लोग हैं, इसलिए वो लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं या शिक्षित बनने के लिए अपने ही जगह को छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं। इसलिए अब इनकी संख्या में थोड़ी सी गिरावट हम देख सकते हैं। इन हालातों के बावजूद कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाए हुए हैं, साथ ही अपनी परंपरा का निर्वाह भी कर रहे हैं। आधुनिक सभ्यता की परछाई में ये सीधे साधे लोग जो है फंसते जा रहे हैं। आदिवासियों के सीधे और सरल जीवन के संदर्भ में रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि सदियों पहले आर्यों से परास्त होकर ये लोग जंगलों में खदेड़ दिए गए थे। सामूहिक जिंदगी जीने वाले प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सहयात्री और सहयोगी आदिवासी समूह संपत्ति की धारणा व लिंग विभेद के भेदों के बिल्कुल अनजान थे। वे सदियों से जंगलों के फल मूल
खाकर नदियों के पेट में या जंगलों में या जूम खेती करते हुए बड़े स्वाभिमान सहित अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली को जिंदा रखे हुए थे। भूमंडलीकरण और औद्योगिकीकरण जनजाति संस्कृति पर दिन ब दिन खतरा बनता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोग हर दिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सामान्य सरल जीवन जीने वाले ये समाज के लोग आधुनिक सभ्यता के आगे पता नहीं क्यों टिक नहीं पा रहे हैं। इनकी दुनिया, इनकी जमीन तथा परंपराएं पूजा पाठ, रूढ़ियों को जीवित रखने तक ही सीमित है और वह इसी में अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। मधु कांकरिया जी प्रसिद्ध लेखिका हैं, वो कहती हैं कि आदिवासियों को जंगल, नदी और पहाड़ों से घिरे उनके प्राकृतिक और पारंपरिक परिवेश से बेदखल किया जा रहा है। अभी तक वो अपने विश्वासों, रीति रिवाजों, लोक नृत्य, लोक गीतों के साथ कुओं, मवेशियों, नदियों, तालाबों और जड़ी बूटियों से संपन्न एक जन समाज में रहते आया है। इसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति रही है, इसका अपना विकसित अर्थ तंत्र था। वह अपनी पुश्तैनी, पारिवारिक, पारंपरिक, कृषि आधारित कुटीर धंधों से पारंगत था। बढ़ईगिरी, लोहागिरी, मधु पालन, दोना, पत्तल, मधु उत्पादन, रस्सी, चटाई, बुनाई जैसे काम उसे विरासत में मिले थे। पर आज खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने ये सारी चीजें जो है वो खोती जा रही है। उसके पुश्तैनी और पारंपरिक धंधे को चौपट कर डाला है। आदिवासी जनजाति अपने उत्सव और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जनजातियों में भी कई उपजातियां हैं, जैसे गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, भोटिया, गारो, खासी, भील, गोंड, संथाल, हो और मुंडा आदि जनजातियां हैं। यह सभ्य जनजाति क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र में हम मान सकते हैं। वर्तमान समय में जनजातीय समाज शहरों या कहे कि आधुनिकता से न जुड़ जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। धर्म के लोग का अगर हम बात कहें तो अधिकतर लोग इन्हें क्रिश्चियन धर्म के लोग कहते हैं कि शायद ये क्रिश्चियन हो या फिर बौद्ध धर्म के हो। सरकारी नियमों में कई नियम तथा योजना इनके लिए पास तो होती है, लेकिन शिक्षा तथा भ्रष्टाचार के कारण इन तक पहुंच नहीं पाती है। जनजातियों का अंधविश्वास और तौर तरीके, परंपराओं में भिन्नता के कारण हिंदू ब्राह्मणों ने उन्हें गैर हिंदू कहा। बावजूद कई ऐसे आदिवासी हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। हिंदुओं की देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, उन्हें मानना, सभी व्यवहारों का पालन करते हैं। ये कुछ उपन्यास के नाम हैं। यहाँ पर इन उपन्यासों में जो आदिवासी जीवन, वैसे तो और भी कई उपन्यास हैं, लेकिन मैंने कुछ उपन्यासों के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 10 उपन्यास है लगभग, और उनमें किस तरह से चित्रित किया गया है मैं वहां पर इनकी बात करूंगी। रांगी राघव द्वारा लिखित कब तक पुकारू ये उपन्यास है। इस उपन्यास में कर्नट जनजाति का चित्रण किया गया है। ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं। इनका मूल काम औषधि बेचना, चोरी करना, शिकार कर उनकी खाल बेचना, रस्सियों पर करतब दिखाना आदि इनका प्रमुख व्यवसाय है। इन जातियों में विशेषतः घर चलाने की जिम्मेदारी जो है वो औरतों पर होती है, भले ही उन्हें कितने ही शारीरिक संबंध बनाने पड़े। सेक्स के आधार पर वे नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं मानते हैं। इसमें कुछ ऐसे पात्र हैं। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि ये जनजाति केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि सामाजिक धरातल के साथ साथ शैक्षिक रूप से भी पीछे है। उपन्यास के प्रमुख पात्र सुखराम, प्यारी तथा कजरी है। जो पूरी जो कहानी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। बीच बीच में और भी कई ऐसे पात्र हैं, जैसे कि धापो, बाके, सुमन, रुस्तम खान और भी ऐसे पात्र हैं जिनकी उपकथाएं हमें देखने के लिए मिलती है। उपन्यास का मुख्य पात्र सुखराम कर्नट जाति का है, जो सामंतवादी विचारधारा, शोषण, अत्याचार आदि का विद्रोह करता है। कर्नट जाति में जन्म होने के बावजूद वह अपने आप को अधूरे किले का मालिक बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दलित या फिर पिछड़ा समाज या आदिवासी समाज कहलाना उसकी इंसल्ट मानी जाएगी, इसलिए वो हमेशा एक अपने आप को मालिक बताता है, ठाकुर बताता है।
उसके पिता ठाकुर और मां नटनी थी। उसके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। सुखराम की पत्नी प्यारी खेल दिखाकर पैसे कमाती, परंतु आए दिन पुलिस या ठेकेदार जैसे लोग उन्हें तंग किया करते थे। वह जलालत भरी जिंदगी जीने के लिए लोग विवश है। कजरी का पति शराबी था, इसलिए वो अपने पति का साथ छोड़कर सुखराम के पास आ जाती है। किल्लत भरी जिंदगी को देखकर सुखराम इसलिए अपने आप को ठाकुर कहलवाना अधिक पसंद करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ज्ञानचंद्र गुप्त लिखते हैं कि खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद में सोने वाले यह नट घास की तरह पैदा होते हैं और रौंदे जाते हैं। खेत खलियानों में मजदूरी करके पेट पालने से भी यह वंचित है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं करता। इनकी स्त्रियां ब्राह्मण, ठाकुरों एवं पुलिस वालों से यौन संबंध निर्वाह कर रोजी रोटी चलाती है। उपन्यासों में ब्राह्मण तथा ठाकुरों आदि वर्ग का भी प्रसंग आता है। उपन्यासों में धूपों की मौत का चित्रण भी भयावह है। बाके और ठाकुर उसके साथ बलात्कार करते हैं, जिसकी वजह से पूरे समाज में आक्रोश फैल जाता है, लेकिन वहां पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्यों सुनवाई नहीं होती है? क्योंकि भैया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके लिए इतना ज्यादा रिसर्च किया जाए या इनके लिए इनकी इतनी इंक्वायरी की जाए। और इस पूरे गांव में इसके लिए तहलका भी मच जाता है, लेकिन वहां पर भी जो सुनवाई होती है वो किसकी होती है? सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी होती है। और उन्हें वहां से जो रुस्तम खां जैसे जो लोग हैं वो उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं। इस क्षण को देखकर कई बार लेखक बहुत आशावादी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं और लेखक कहते हैं कि शोषण की घुटन सदा के लिए मिट जाएगी। सत्य सूर्य है, वह मेघों से सदैव के लिए घिरा नहीं रहेगा। मानवता पर से यह बरसात एक दिन अवश्य दूर होगी और तब नई शरद में नए फूल खिलेंगे और नया आनंद व्याप्त हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं लेखक भी हमको बता रहा है कि ये अंधकार जिंदगी भर नहीं रहेगा आदिवासियों के लिए, वो कभी ना कभी सूर्य के रूप में जरूर ऊपर आएगा। यह बात और है कि सुखराम स्वप्न रूपी आशा को पूरा होते हुए देख नहीं पाता। उपन्यास में औरत की जिंदगी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। क्या विडंबना है कि औरत का काम क्या यही रह गया है? असल में करनट समाज खाना बदोश शोषित दलित और एवं घर उत्पीड़ित को झेलने वाला समाज है, जिसमें आजीविका या रोटी नैतिकता के सब मानदंडों पर भारी है। औरत की जिंदगी को लेखक इस प्रकार बयां करते हैं, इन कबीलों की कोई नैतिकता नहीं होती, इनमें मर्द औरत को वेश्या बनाकर उसके द्वारा धन कमाते हैं। करनटों में यह छूट है, वहां कोई बुराई सेक्स के आधार पर नहीं मानी जाती है। प्यारी का रुस्तम खां के पास जाती है, यह इस बात का सूचक है कि स्त्रियां केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित करना चाहती है। संपूर्ण उपन्यास में कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि सुखराम अधूरे किले का मालिक बनकर ठाकुर बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटी की ठकुरानी कहने वाली बात से सराबोर हो उठता है। किंतु समाज और उच्च वर्ग की शोषणवादी प्रवृत्ति के कारण चंदा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। प्रस्तुत उपन्यास करनटों के जीवन संघर्षों का सच्चा दस्तावेज है, जिसमें महिलाओं के नरकीय जीवन के मार्मिक प्रसंग को चित्रित किया गया है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि कई ऐसी समस्या हैं जो उभर कर सामने आई है। अपने समाज को इज्जत मिले, इस जद्दोजहद को सुखराम के माध्यम से बताया गया है। दूसरा उपन्यास है वरुण के बेटे। वरुण के बेटे उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित लघु उपन्यास है, जिसमें मछुआरों के जीवन संघर्ष की गाथा को बताया गया है। और उपन्यास के दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, भोला और खुनकुन, और उसके ही परिवार के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी जो है घूमती है। खुरकुन आर्थिक स्थिति से काफी त्रस्त है, इनके जीवन का आधार मत्स्यालय से जुड़ा हुआ है। भोला और खुरकुन दोनों ही मछली का व्यापार शहरों से कर रहे हैं। कई एकड़ जमीनों से घिरा यह तालाब कई घरों की रोजी रोटी का साधन बना है। दो चार घर मिलकर जाल बनाने का काम करते हैं। सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। पोखरे के आसपास का कुछ इलाका वहां के जमींदार के अधिकार में था। मोहन माझी देश के प्रति अपने तथा समाज के प्रति स्वाधीनता संग्राम का सिपाही था। गरीबों पर होने वाले अत्याचार के विरोध में वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। कथा में मंगल और माधुरी के प्रेम का प्रसंग का भी चित्रण है, किंतु दोनों का ही विवाह अलग अलग घरों में होता है। माधुरी के ससुराल वाले उसे पीटते रहते हैं। एक दिन माधुरी अपना ससुराल छोड़कर अपने पिता खुरकुन के पास चली आती है। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लोग पास के रेलवे स्टेशन की मालगाड़ी में शरण लेने लगते हैं। मोहन माझी ने उस वक्त गांव वालों की मदद कर स्वयं सेवक संघ की स्थापना कर माधुरी को कोषाध्यक्ष बना दिया। माधुरी भी दिन रात मेहनत कर उसी में लगी रहती है। पिता खुरकुन और माधुरी को मेहनत देखकर
गौरवान्वित महसूस करता है। यही संघ गरीबों के अधिकार के लिए भी काम करता है। सतघरा के जमींदारों ने गांव वालों के विरोध में वहां के गढ़ पोखरों में जाल डालने पर साथ देती है। गांव वालों के विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देने की धमकी दे दी गई। भोले खुरकुन दोनों के अथक प्रयास के बावजूद उन्हें खाली हाथ गांव से लौटना पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी जमींदार, पुलिस, ऐसे जो लोग थे, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और इन लोगों को वहां से खाली हाथ ही ये लोग लौटा देते हैं। पोखरों पर मालिकाना हक सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। माधुरी, मंगल, नक्शभेदी आदि लोग ने कागजात पर हस्ताक्षर देने के बदले जेल जाना ज्यादा पसंद किया। पुलिस गाड़ी में बैठा कर वे सभी पुलिस जब उन लोगों को जेल में गाड़ी में बैठा कर ले जाती है, तो ये उस बात की चिंता नहीं करते कि ये लोग हमारे साथ में क्या करेंगे। ये लोग उस वक्त भी भारत माता की जय यह नारा लगाते हुए वहां से निकल जाते हैं। उपन्यास में मछुआरों के जीवन संघर्ष के साथ साथ प्रशासन द्वारा उन पर होने वाले अत्याचार को भी यथासत्य प्रस्तुत किया गया है। तीसरा उपन्यास है जंगल के फूल। 1908 में अंग्रेजों द्वारा जो बस्तर जिले में जो भूमिकार आंदोलन हुए थे, उसका चित्रण एक्चुअल में जो ये इसमें रियल स्टोरी को बताया गया है। जहां पर अंग्रेजों द्वारा भूमि छीनने की व्यथा पर यह समाज अपने जमीन को छोड़कर जाने की वजह से संघर्ष करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोगों का मानना था कि हम अपने भले ही जान चली जाए, लेकिन हम अपनी जमीन को अंग्रेजों के हाथ में नहीं देंगे। एक दिन गांव वालों को पता लगता है कि अंग्रेज सरकार ने उनकी जमीन को व खेत को हथिया लिया है, और गांव वालों ने पंचायत कर वहां से स्थापित होने के बजाय उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कमर कस ली है। गढ़ बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ औरतों की सेना भी तैयार की जाती है, जिसका नेतृत्व महुआ करती है। दूसरी तरफ दंतेवाड़ा की सेवा का नेतृत्व सुलग कर रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता है, और इस सोच के साथ कि हर कोई अपने अपने स्तर पर शस्त्र को बनाया जाएगा, क्योंकि उनके पास ये बंदूकें वगैरह तो थी नहीं, तो जिसे जो कला थी, जिसे जो स्किल थी, वो उसी के आधार पर उन औजारों को बनाता है। उस वक्त आदिवासियों की संख्या अधिक देखकर अंग्रेज सख्ते में आ जाते हैं और रात के अंधेरे में सोए हुए आदिवासियों पर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसके कारण आदिवासियों की लगी हुई छावनी में भगदड़ मच जाती है। अंग्रेजों ने कई लोगों पर गोलियों से छलनी कर दिया था। कई लोग उस समय हमले में मारे भी जाते हैं। झालर सिंह भी उसी हमले में मर जाता है। सुलगसाय और महुआ वहां से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। महुआ और सुलगसाय के हृदय में वह दिन अविस्मरणीय घटना बनकर रह जाती है। वर्तमान समय में अंग्रेजों के खिलाफ की गई इस आंदोलन को याद किया जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में ऐसे आदिवासियों का चित्रण है जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। आदिवासियों की जीवन संघर्ष तथा घोटुल समुदाय की परंपराओं को लेखक ने बड़ी सत्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास मध्य प्रदेश के बस्तर और वहां के आदिवासियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उपन्यास में बस्तर में स्थित घोटुलो समुदाय की भूमिकाल का विद्रोह का पूरा संगठन स्थित था। यह उपन्यास सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ पात्र भले ही काल्पनिक हो, परंतु पंडा, बैजनाथ, मुख्य नेतागण, राज परिवार के व्यक्तियों को जस का तस लेखक ने यहाँ पर रखा है। सागर, लहरें और मनुष्य, ये उपन्यास काफी फेमस है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उदय शंकर भट्ट कृत द्वारा ये उपन्यास रामलाल पुरी आत्माराम एंड सन्स दिल्ली से ये प्रकाशित थी। इस उपन्यास में मुंबई के पश्चिम तट पर बसे हुए मछुआरों की कथा वर्णित की गई है। रूढ़िवादी तथा परंपरावादी होने के कारण जीवन में मछुआरों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। उपन्यास में बताया गया है कि मंगलवार का दिन था और मछुआरे अपने परिवार के लिए मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। उस जहाज में किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, लेकिन अचानक से वहां पर तूफान आ जाता है और वे सभी के सभी वहां पर फंस जाते हैं। उपन्यास की प्रमुख नायिका जो है उसमें रत्ना है, और विट्ठल और वंशी की बेटी है। वो समृद्ध परिवार में पली बड़ी रत्ना अपने जीवन की ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है। एक दिन उसकी मुलाकात मणिक से होती है, और मणिक ये जानता था कि कैसे किसी को जो गरीब है, जो लाचार है, उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। उसी चीज का वो फायदा उठाता है, और मणिक जो है वो बहुत सारे सपने रत्ना को दिखाता है। बम्बई की चकाचौंध के बारे में बात करता है, बम्बई की फिल्मों के बारे में बात करता है। रत्ना उसमें फंस जाती है और रत्ना उससे प्रेम करने लगती है। और होता क्या है कि रत्ना के घर वाले उसे अपनी लिमिट बताते हैं, लेकिन फिर भी रत्ना को बम्बई जाना है और वहां के माहौल को देखना है।
और फिर होता ये है कि परिवार का विद्रोह करने के बावजूद रत्ना बंबई चली जाती है और वहां पर मणिक का असली चेहरा जो है वहां पर उसे दिखाई पड़ता है। और जब वो देखती है कि बंगले के नाम पर उसे एक चौल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और नौकरी के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, एक छोटा सा होटल मणिक खोल देता है, तो उस होटल पर भी रत्ना को ही वो बिठा देता है और रत्ना की ही वजह से वहां पर काफी लोग आते थे क्योंकि वह लड़की थी। उसके साथ में कुछ अपशब्द भी लोग कहते हैं और जब रत्ना को पता चलता है कि मेरे मेरे प्रति लोगों की नजरें गंदी है, तो फिर वो उसका विद्रोह करती है और मणिक को छोड़ने की बात भी वो सोच लेती है। लेकिन मणिक जब वो अपने मणिक को छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है तो मणिक फिर से अपना दोहरा रूप दोहरा चरित्र उसे दिखाता है और वापस से उसे अपने घर लेकर आता है। लेकिन मणिक जस का तस वैसा ही बना हुआ है। फाइनली वो डिसीजन लेती है कि अब मैं ना अपने मायके जाऊंगी और ना ही मैं मणिक के पास रहूंगी, और फिर वो तीसरी जगह मेहनत करती है और एक नर्स का काम सीख लेती है और फिर वहां पर वह डॉक्टर के संपर्क में आती है और वहां से अपने जीवन को शुरुआत करती है। लेखक ने उपन्यास के माध्यम से इस ओर भी इशारा करते कि समाज सिर्फ मणिक और गुजराती वकीलों जैसे व्यक्तियों से ही नहीं भरा है जो केवल इंसान की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाए, बल्कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जिसके हृदय में निश्चल तथा निस्वार्थ प्रेम भी है, जो डॉक्टर के रूप में रत्ना को प्राप्त होता है। उपन्यास का प्रारंभ जिस प्रकार से तूफान में फंसे हुए लोगों से हुआ, जिसके द्वारा मन में एक डर का ज्वार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार लेखक ने इस ज्वार का अंत रत्ना और डॉक्टर पांडुरंग के मिलन से शांत कराया है। रथ के पहिए अगला उपन्यास है। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास आदिवासी जीवन की लोक संस्कृति, लोक चेतना का स्पंदन है। लेखक के यायावार प्रवृत्ति को उनकी रचना के माध्यम से अनुभव तथा एहसास को महसूस किया जा सकता है। इस उपन्यास में जीवन के क्रमिक विकास को रथ के पहिए की तरह बताया गया है। जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर चलता है, उसी प्रकार जीवन भी गतिशील है। रचनाकार ने उपन्यास में उन तमाम पात्रों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, चाहे वो गरीब मजदूर हो या फिर सामंत या फिर ठेकेदार ही क्यों ना हो। बड़ी ही बारीकी से लेखक ने आदिवासी जीवन को एक अलग प्रकार की जमीनी हकीकत प्रदान की है। उपन्यास में करंजिया गांव के आदिवासियों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। विज्ञान की इस दुनिया में आदिवासी आज भी सहज और सरल जीवन जी रहे हैं। लेखक ने अपने प्रवृत्ति अनुसार इनके लोक व्यवहार तथा लोक जीवन का सजीव चित्रण खींचा है। गोंड जाति के कठिन जीवन यात्रा को रथ के पहिए की भांति निरंतर घूम रहा है। रथ के पहिए के नाम का प्रतीकार्थ ही उसके उद्देश्य की ओर संकेत करता है। मानव की प्रगति यात्रा मानव सभ्यता के निरंतर विकास की प्रक्रिया और प्रगति तथा विकास की अबाध प्रवाहमयता को ही रथ के पहिए की ध्वनित करता है। रथ के पहिए उपन्यास में मूलतः दो सभ्यताओं को अंकित किया गया है, एक तो आदिवासी सभ्यता और दूसरी है भौतिकवादी सभ्यता। करंजिया गांव के शिक्षित आनंद तथा सोम दोनों ही गांव में बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ हद तक वे लोग इस प्रयत्न में सफल भी होते हैं। आनंद का विवाह गांव की मुखिया की लड़की के साथ संपन्न होता है और वो वहां के जीवन की विकास की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं और वहां पर काफी कुछ बदलाव भी लाते हैं। उपन्यास में आदर्शवादी दृष्टि को भी प्रमुखता दी गई है। आनंद का कला भारती नामक आश्रम का आरंभ करना ताकि वहां के रहवासियों को शिक्षित किया जा सके। सोम और फूलमत दोनों ही विवाह बंधन में बनते हैं और करंजिया में ही रहकर वहां की लोगों की सेवा करते हैं। वही रूपी आनंद और चुन्नू मियाँ जीवन की गतिशीलता प्रदान करने के लिए आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वन के मन में 1962 में लिखा गया है उपन्यास योगेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसमें आदिवासी समाज की प्रकृति प्रेम समर्पण तथा सामान्य मानवीय प्रवृत्ति को बड़े ही सहजता से दर्शाया गया है। लेखक के शब्दों में, वन की शांति में संगीत है। वन्य आदिवासियों के अल्प शाब्दिक कोश के पीछे भी वे भावनाएं ही हिलोरे लेती है। प्रेम की, ईर्ष्या की, आदर्श की, जीवन पर विश्व का महान साहित्य निर्मित है। वन की चंचल संगीतमयी सरिताएं, आनंद से झूम रहे वृक्ष समूह, वन की गहन सुषुप्त शांति, वर्षा ऋतु में पहाड़ों की वह नीलिमा जिसमें कवि को भावुक मन स्तुति में भर जाता है और जिस पराजित नीला आकाश के देवता गण ईर्ष्या से प्रेरित हो धवल मेघों को उतार देते हैं कि नील पहाड़ियों की असह्य सुंदरता यहाँ पर छिप जाए। उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो लोकना है, जो कि जनजाति समाज से जुड़ा हुआ है और पूरी कथा उसी के आसपास चलता है। वह एक कला प्रेमी है और साथ ही साथ प्रेम के प्रति समर्पित है। उनमें सिस्टम है कि शादी के समय पर लड़का जो है वो लड़की को
ये दहेज देता है और लड़कियां जितना डिमांड करेगी उतना उनको देना पड़ता है। तो लोकना को ऐसा लगता है कि जब मिंजो से उसकी शादी हो जाएगी, और एक तो लव मैरिज है तो टेंशन नहीं है और ज्यादा पैसे का, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मिंजो मेरे साथ में विवाह कर लेगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मिंजो के जो परिवार को लगता है, ये लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए कुछ पैसों के लिए, और वे उससे पैसों की मांग करते हैं। और पैसों की मांग के साथ साथ में बैलों की भी मांग करते हैं, जमीनों की भी मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकना इस चीज को देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं है, डरता नहीं है, उसे ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये क्या हो गया। वो पूरी तरह से वो मेंजो से को कहता है, आश्वासन दिलाता है कि जब तक मैं ये दहेज के पैसे इकट्ठा नहीं कर लूंगा मैं तब तक तुमसे नहीं मिलूंगा। और वो दिन रात मेहनत करता है, लोन लेता है आसपास से, और दहेज के सारे पैसों को, बैलों को इकट्ठा करता है, और तब वो मेंजो के पास जाता है विवाह करने के लिए। तो हम देखते हैं कि उपन्यास में लोकना जो है एक आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करता है, जिसमें कठिन परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का भी भाव झलकता हो आदिवासी जीवन को केंद्र में रहकर लिखा गया ये उपन्यास बिहार के आदिवासी संस्कृति का घोतक है। इतना ही नहीं है, भारतवर्ष की आदिवासी संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। अगला उपन्यास है काला पादरी, जो कि तेजिंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है। काला पादरी उपन्यास सदियों से चली आ रही सामाजिक अव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न है। लेखक ने उपन्यास के माध्यम से ऐसी समस्या को उठाया है जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति गहन चिंतन में डूब जाता है। उपन्यास में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के साथ साथ धर्मांतरण की समस्या को लेखक ने उठाया है। उपन्यास के कथा नायक जेम्स खाका हैं, जो कि धर्म, जाति, समाज से ऊपर उठकर मानवता को श्रेष्ठ मानता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स की मां धर्म जाति के बंधनों में बंधी हुई है और वो चाहती है कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ी चर्च की सेवा में लग जाए। किंतु जेम्स खाका बिशप स्वामी की नीतियों और मंशा से अवगत है, इसलिए धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर का विरोध करता है। वह बिशप स्वामी जैसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थ को भी जानता है। उपन्यास में जेम्स खाका और सोंजलिन मिंज के प्रेम को भी पूरी शुद्धता से बताया गया है। जेम्स खाका धर्म की प्रकांडता को उस समय स्वीकार नहीं करता जब उसे संजोलिन मिंज से मिलना होता है। वह मानता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहिए, उसे उतनी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए जिसका वह अधिकारी है। उपन्यास में भुखमरी का सामना करते हुए उराव जनजातियों के पास धर्मांतरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मिशनरियां उन्हें ही मदद करती हैं जो ईसाई है। एक तरफ भुखमरी, दूसरी तरफ लाचारी, इन हालातों को देखते हुए लेखक ने जेम्स खाका के माध्यम से ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने रखा है कि भूख और गरीबी हमेशा आदिवासी और दलित की ही और गरीबों की ही क्यों होती है। उपन्यास में मध्य प्रदेश की उरांव जनजातियों के अंतर्मन की पीड़ा तथा धर्म को लेकर चल रहे धोखाधड़ी और अंधविश्वास को पाठकों के सामने रखा है। पठार पर कोहरा राकेश कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। राकेश कुमार सिंह द्वारा रचित उपन्यास पठार पर कोहरा झारखंड के मुंडा जनजाति समाज का चित्रण है, जिसके अंतर्गत आदिवासी तथा दीकू जिसे हम गैर आदिवासी कहते हैं, वो दीकू कहा गया है यहाँ पर, के प्रति पूर्वाग्रह को बताया गया है। जैसे मैंने अभी आपको अपने शुरुआत में ही रिफ्रेशर कोर्स वाली घटना बताई कि जो गैर आदिवासी है उनको पहले से दीकू मान लिया जाता है, जैसे वो सर ने हमें मान लिया था कि हमेशा दीकू आदिवासी समाज बुरा ही चाहेंगे या फिर उनकी जमीन को हथियाने आए हैं, उनको जंगल से खदेड़ने की मनसा के लिए वे आपके बीच हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि दीकू सोचता है कि आदिवासी समाज को भी वही सम्मान मिले जिसके वे अधिकारी हैं। इस नीयत से वह आदिवासी के बीच में जाता है। जो गैर आदिवासी हमेशा वो नेगेटिव थॉट्स लेकर वहां पर नहीं जाता है। उपन्यास को 5 भागों में बांटा गया है। जंगल यहाँ से शुरू होता है, दूसरा खंड है ठहरिए आगे जंगल है, तृतीय कोहरे में अकेले, चौथा है कोहरे के विरुद्ध, और अंतिम 5वां ही अंत नहीं। कथा के नायक संजीव सान्याल ईमानदार कर्मठ समाज के प्रति सजग व्यक्ति है। रांची के उपनगर के तुपुदाना के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए वे शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार में लिप्त जिला शिक्षा अधिकारी निरंजन दास को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ते हैं और उसे कानून के हवाले कर सजा दिलाते हैं।
अपनी सजगता और जमाखोरी का भंडाफोड़ करने वाले तथा भ्रष्टाचार के विरोधी संजीव का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। उपन्यासकार के शब्दों में, संजीव जिनकी आंख की किरकिरी थे, जिनके कलेजे में चुभा काटा थे, जिनके लिए खतरनाक साबित होते हैं, उन्होंने संजीव को शहर से बहुत दूर गहरे जंगल में तड़ीपार कर दिया। संजीव का तबादला जंगल के स्कूल में कर दिया जाता है। 2 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात स्पीड परियोजना के योग्य पाकर संजीव को बरकाना के गजली ठोरी वन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर शिक्षा का नाम तो है, लेकिन वहां पर स्कूल नहीं है। वो सिर्फ नाम पेपर पर है कि भाई यहाँ पर कोई एक स्कूल है। संजीव के गजली ठोरी पहुंचने से पहले ही उसके नाम की अफवाह उड़ा दी जाती है कि जो एक दीकू आ रहा है और वो दीकू बहुत ही खतरनाक है, जो कि आपके लिए हानिकारक है। लोग कहते हैं कि वो बाघ, भालू, गिद्ध, कौवे, सियार से भी ज्यादा खतरनाक है। दीकू और दीकुओं में सबसे बड़ा जहरीला होता है वो है कम्युनिस्ट। साहू की बातों से लोग चिंता में पड़ जाते हैं। उनके सामने गरीबी, लाचारी एक समस्या तो खड़ी है ही। अब ये कौन सी नई समस्या आ गई? अब ये दीकू कौन आ रहा है? सब फुल टेंशन में कि अब करे तो क्या करे। संजीव बरकाना से तुपड़ाडीह स्टेशन उतरता है। घने कोहरे में मिस्टर परेरा गजली ठोरी के बारे में विस्तार से बताकर संजीव को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। संजीव भी नहीं समझ पाता है कि अब वो इस घने कोहरे में कहाँ जाए, क्या करे। कई जगह आश्रय मांगने पर उसे आश्रय नहीं मिल पाता है। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। वह झोपड़ी के पास जाता है और रात बिताने के लिए मिन्नतें करता है। वह झोपड़ी एक औरत की है जिसका नाम रंगेनी है। वह अपने बेटे से कहती है कि बकरियन की कोठरी में उसे जगह दे दे, किसी भी तरह से उसकी रात बीत जाए। जब सुबह होती है, वह देखता है कि जिस स्कूल का नाम बताया गया है वह स्कूल तो यहाँ पर है ही नहीं। संजीव की मुलाकात पंसारी की दुकान चलाने वाले साहू से होती है, जिससे यह पता चलता है कि स्कूल का नाम केवल कागजों पर है, वास्तव में स्कूल है ही नहीं। संजीव वहां के हालात देखकर समझ जाता है कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। किसी भी तरह से उसे यहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। और वो पूरे गांव में संजीव के बारे में यही है कि ये चोर है, ये डाकू है और ये हमें लूटने के लिए आया है। रंगेनी ने साहू के मुंह से सुनी थी कि आने वाला मास्टर बड़ा ही बेकार है, इसलिए वह डरी सहमी सी रहती है और बार बार अपने बेटे सोनारा से कहलवाती है कि यह घर छोड़कर दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। लेकिन संजीव के पास दूसरा आसरा न होने कारण वह वहीं रहता है और सोनारा से दोस्ती कर लेता है। सोनारा रंगेनी का बेटा है। रंगेनी कथा की मुख्य पात्रा है। रंगेनी का पति होकना ज्यादा होशियार समझदार होने के कारण गांव के बड़े बड़े लोगों को अपने काम से मोह लेता है। होकना बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेता है। वह जहां काम करता है वहीं उसकी दोस्ती सुरजा से होती है। सुरजा बड़ा ही बिगड़ैल किस्म का इंसान था, लेकिन सुरजा से दोस्ती होने के कारण बेचू तिवारी होकना को जंगल से अस्थायी नौकरी दे देता है। उसी समय रंगेनी से ब्याह भी कर लेता है। रंगेनी अत्यंत सुंदर। जब सूरजा रंगेनी को देखता है तो उसकी नीयत भी खराब हो जाती है और काम आवेश में आकर वह होकना को मार देता है। किसी ने सही कहा है कि अगर औरत का पति या पिता उसके साथ न हो तो यह स्थिति व्यक्ति के सिर पर छत न के बराबर होती है। ऐसी ही दशा कुछ रंगीनी की भी हो जाती है। कई लोगों के द्वारा रंगीनी का बलात्कार होता है और रंगीनी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। बेचारी औरत की यह दशा ऐसी हो जाती है कि वो उसे ही नहीं पता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। अब उसे सहारा कौन देगा। वह पंचायत पंचायत बिठाई जाती है और उसको कहा जाता है कि भाई तुम बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। पंचायत के सामने वो बेचारी निरुत्तर रहती है। पंचायत को लगता है कि रंगीनी अब गलत कार्य में लिप्त हो चुकी है, इसलिए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। रंगीनी भी स्वाभिमान के साथ गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाती है। वहां जाने के पश्चात वह सोचती कि बच्चे के जन्म होने के बाद उसे हवा, पानी, धूप इन सारी चीजों से बचाना होगा। उसकी रखवाली के लिए एक मजबूत झोपड़ी की आवश्यकता रहेगी। वह निसहाय अकेली पड़ जाती है। एक अच्छी झोपड़ी बनाने के लिए उसे बांस चाहिए और बढ़िया बांस बनासकाठा में ही मिलते हैं। वह दोपहर में बनासकाठा पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक बकुली बुढ़िया से होती है। जीने का सलीका सिखाते हुए वो बुढ़िया उसे कहती है कि गुण सीख, ताकत जमा कर, हम मजबूत बन रहे, नहीं नहीं तो रांड औरत की जिंदगी सांड की खुर के नीचे दबी घास जैसी हो जाती है। दबेगी, पिराएगी, सूखेगी और अंत में भूसी बनकर उड़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर रंगीनी सोचती है कि बात सही है, इसलिए वो अपने आप को उस बकुली बुढ़िया की चेली बना लेती है अपने आप को। और जब बकुली बुढ़िया के साथ रंगीनी रहने लगती है, तब से गांव वाले भी उसे
ताना नहीं मारते और गांव के साहू और बेचू तिवारी जैसे लोग उसे कुछ भी बोलने से कतराते हैं। जब तक वो सुन रही थी, लोगों ने उसे सुनाया, डराया, धमकाया, लेकिन जैसे उसमें जोश आया, संघर्ष करने की शक्ति आई, लोगों का सामना करने को उसने सोचा, तब लोगों के मुंह भी बंद होने लग गए। आगे 2 और बचे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसके विस्तार में न जाकर इसे जल्दी ही खत्म कर देती हूँ। जहां पर संजीव के साथ वो अपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करता है, सारे गांव वालों को, आदिवासियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं आपके लिए बुरा नहीं हूं, मैं आपके लिए कोई बाघ नहीं हूं, मैं आपके लिए कोई चील नहीं हूं, मैं आपके लिए कौवा नहीं हूं, मैं आपका ही साथी हूं, जो आपके विकास के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। और वो एक संघ की भी स्थापना करता है, जहां पर लोगों को आर्थिक रूप से सहायता मिले, और फिर लोग उसकी बातों से कन्विंस होते हैं और उसका साथ जो है पकड़ लेते हैं। संजीव की संकल्पना पूरी होता देख साहू और बेचू तिवारी जैसे जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वे उसे मारने की धमकी दे जाते हैं। संजीव उनकी धमकियों को नजरअंदाज करता है। परिणामतः ये होता है कि वे रात के अंधेरे में उसका गला रेत देते हैं। कथा के अंत में भले ही बेचू तिवारी जैसे लोगों को लगता है कि उन्हें संजीव को मारकर उसके विरुद्ध उठने वाले आवाज को खत्म कर दिया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रगति के पथ पर जो दिया संजीव ने जला दिया है, वह अब कोई नहीं रोक पाएगा। संजीव गजली ठोरी में रह रहे लोगों की सोई हुई चेतना को बोध कराने का प्रयास करता है। कुछ हद तक वह उसमें सफल भी होता है। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने दीकू और आदिवासी के बीच जो पूर्वाग्रह है, उसे पाटने का प्रयास किया है। साथ ही यह भी बताया है कि गजली ठोरी पर गगन बिहारी साहू, बनिए तथा बेचू तिवारी जैसे गैर आदिवासी राज करना चाहते हैं। यही कारण है कि मुंडा समाज का जीवन स्तर नहीं उठ पा रहा है। दूसरा उपन्यास है नेक्स्ट, पिछले पन्ने की औरत। शरद सिंह कृत उपन्यास में आदिवासी औरत के जीवन का यथार्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह जनजातियां बेरनी या आर्थिक विपन्नता के कारण नाच कर कुछ पैसे कमा लेती हैं। नाच के दौरान यदि कोई व्यक्ति उससे संबंध बनाना चाहे तो उसके साथ भी चली जाती है। इसे सिर ढकना कहते हैं। जब तक चाहे पैसा देकर उससे संबंध बना सकते हैं, लेकिन जब चाहे छोड़ भी सकते हैं। इनके बच्चों का पिता का नाम नहीं मिलता। इस समाज का पुरुष कामचोर होता है, पूरी तरह औरत की कमाई पर निर्भर। इसमें पुत्री का जन्म वरदान माना जाता है, क्योंकि बड़ी होकर वह कमाई का साधन बनेगी। मध्य प्रदेश की इस आदिवासी समाज की बेरनियों के साथ संबंध पर जमींदार परिवार की औरतें भी बुरा नहीं मानती। यथार्थ की भूमि पर लिखा यह उपन्यास आदिवासी औरतों के जीवन का दस्तावेज है, जो आखिरी पन्ने की औरत बनकर रह गया है। अगला उपन्यास है धुनी तपे तीर। मैडम इसको थोड़ा शॉर्ट में, हाँ सर, समय का थोड़ा, अगली प्रस्तुति अभी होनी है। जी सर। तो बस मैं धुनी तपे तीर उपन्यास के आखिरी उपन्यास है जिसे मैंने यहाँ पर लिया गया है। इस उपन्यास के अंतर्गत इस उपन्यास में भी रियल स्टोरी को लिया गया है, जहां पर जो भील समुदाय के जो लोग हैं और मानगढ़ जिले पर जो अंग्रेजों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उनकी जमीन को लेकर, और वहां पर अंग्रेजों की संख्या हजारों से भी ज्यादा थी और आदिवासियों की संख्या उनकी तुलना में कम थी, लेकिन फिर भी उस समय पर ये आदिवासी सफल हुए थे इनको खदेड़ने में। लेकिन उस समय पर आदिवासी अंग्रेज जो थे उस समय पर वहां से चले गए थे। ये घटना है 1913 की, जब मानगढ़ पर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी गई थी और गोविंद गुरु के आह्वान पर लगभग, मैंने संख्या थोड़ी गलत बता दी, लगभग 25,000 आदिवासी वहां एकत्रित हो गए थे। और अंग्रेजों ने बड़ा ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की भले ही हम चर्चा सुनते हैं, लेकिन इस हत्याकांड की चर्चा हम शायद, मैंने ये उपन्यास पढ़ा तब मुझे पता चला कि इतनी हत्या उस वक्त हुई थी और वहां पर बहुत ही बुरी तरह से लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस लड़ाई में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे और गोविंद गुरु सहित बचे हुए आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपन्यास पढ़ने के बाद ही ज्ञात होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्रूर हत्या इन आदिवासियों की हुई है, जिसका इतिहास में केवल उल्लेख मात्र है। जो शहादत और सम्मान इन्हें मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिली। लेखक ने इस सत्य घटना को अपने कल्पना और अनुभव के आधार पर समाज के सामने कौशलतापूर्ण रखा है। उपन्यास में और भी कई गौण पात्र है जो कि कथा से जुड़े रखा है। उपन्यास में कई चेतनाएं हैं, राजनीतिक चेतना,
राजनीतिक से चेतना, सामाजिक चेतना, पारिवारिक, जो कि हमने कथा वस्तु पढ़ी, तो इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है कि वहाँ की राजनीति अलग-अलग प्रकार की होती है। सामाजिक चेतना, समाज के अंतर्गत भी उनकी अलग-अलग कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत परिवार को लेकर जहाँ पर जाति वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक संबंध, इन सारे के बारे में चित्रित किया गया है। उनकी सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत उनके पूजा पाठ, उत्सव त्योहार, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। और आर्थिक चेतना के अंतर्गत जीविका उपार्जन के लिए उनके क्या-क्या तरीके हैं, क्या-क्या ज़रिए हैं, पशुपालन, खेती करना, उद्योग धंधे, इन सारी चीज़ों से उनकी आर्थिक आजीविका जो है वो चलती है। ये उपन्यासों में चित्रित समस्याओं को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत है पलायन की समस्या, स्वार्थपरता की समस्या, शिक्षा की समस्या, राजनीतिक समस्या, अंधविश्वास की समस्या, और एक ये मैंने छोटा-सा वीडियो एनिमेशन के रूप में तैयार किया था। निष्कर्ष संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदिवासी मूलक उपन्यासों में हो, उरांव, मुंडा, असुर, भील, बोंडा, कंजर आदि जनजातियों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, जो राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इन राज्यों में स्थित है। मुख्यतः ये उपन्यास एक और हमारी जगमगाती संपन्नता, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, वैज्ञानिक सफलता आदि को व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर आदिवासी जनजातियों की विपन्नता, विस्थापन, दारिद्र्य, शोषण, बीमारियां, अन्याय, अत्याचार, विषमता, पराधीनता, अभाव, भूख, अमानवीय जीवन, धर्मांतरण, प्राकृतिक ह्रास आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही इन समस्याओं से उभर कर निकलने के लिए संघर्ष करते आदिवासियों की जद्दोजहद को भी व्यक्त करते हैं। ये संदर्भ ग्रंथ है। एक छोटी सी कविता की लाइन, ना मैं जानता पाप पुण्य, ना होता कर्मकांड का मुझ पर असर, ना मैं जाता स्वर्ग, ना जाता नर्क, मैं तो प्रकृति का पुत्र हूँ, वापस प्रकृति और पुरखों में जुड़कर मैं पुरखा देव बन जाता हूँ, मैं आदिवासी हूँ। ये उनकी वेशभूषा, हो जनजाति, नागा जनजाति, गारो जनजाति, भील जनजाति। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको मैम। आपने विमर्शों में चल रहे आदिवासी जीवन चित्रण को अभी आपने जो प्रस्तुति दी वो बहुत ही काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। मैं प्रश्न तो आपसे नहीं है मेरा कोई, लेकिन एक सुझाव जरूर है। आपने 10 उपन्यासों का जिक्र किया। उन उपन्यासों में लगभग जितने उपन्यास हैं, सिर्फ एक ऐसा उपन्यास है जो आदिवासी समाज के द्वारा लिखा गया था, धूणी तपेटीर जो है, हरिराम मीणा जो मीणा समुदाय से आते हैं, उन्होंने लिखा है। और बाकी के उपन्यास जो लिखे गए हैं वो गैर आदिवासियों द्वारा लिखे गए हैं। और हालांकि उसमें जीवन चित्रण उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ और वैसे आप रणेंद्र के उपन्यास गायब होता देश, ग्लोबल गांव के देवता, महुआ माझी का उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसको पढ़ना चाहिए। और जो आदिवासी के आरंभिक उपन्यास हैं, मनमोहन पाठक का गगन घटा कहरानी या प्रतिभा राय का उपन्यास आदि भूमि वगैरह, तो ये सब थोड़ा पढ़ेंगी तो उससे और भी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। उनका जो जीवन है, उनका परिवेश है, उनका व्यवसाय है,
उनका पारिवारिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं वो खुलकर हमारे सामने आएंगी। बस इतना ही है, और बाकी आप लोगों से प्रश्न जो है आप आमंत्रित हैं, जो आप सवाल करना चाहें तो। जी मैम। थैंक यू मैम। सीखने के लिए मिला। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी जो हम वर्तमान में देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं आदिवासियों के लिए दी है, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि कारगर नहीं हो पा रही है। उसमें आप किसका दोष मानती हैं? कि आदिवासी खुद का दोष है या फिर सरकार की कुछ नीतियों में कमी आ रही है? क्योंकि मेरे एक मित्र हैं बैतूल में, वो टीचर हैं, तो उनको टीचिंग के अलावा एक ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि घर से जाके बच्चों को लेके आना है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल में आना ही नहीं चाहते। मॉडर्न स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनके लिए दिया गया है, बट टीचर्स उनको बच्चों को घर से लाते हैं, माँ बाप से बात करते हैं कि भाई बच्चों को भेजिए, और माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं आज तो नहीं आएगा क्योंकि वो काम पे गया है। जी। ठीक है, तो जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें अगर ये कारगर नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा गलती बनी? मैम, मैंने इसमें भी अपने लेख में मेंशन किया था कि सरकार के द्वारा कई योजनाएं पास तो होती है लेकिन आदिवासी समाज तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसमें जो बिचौलिए जो होते हैं वो वहीं तक ही सीमित रह जाती है, और अशिक्षा अज्ञानता के कारण ये वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो अगर इसमें अगर आप गलती कहें तो व्यक्ति की ही है। हम किसी पर्टिकुलर समाज को नहीं कह सकते कि सरकार की गलती, क्योंकि सरकार तो पास कर रही है, लेकिन जो हमारा जो सिस्टम है वाया 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 वाया, वो गलती उसकी है मैम। जी, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। जी, जी सर। नया टॉपिक है, वो भी आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यासों को केंद्र में लिया है। जी सर। ये आपने किसी उपन्यास की चर्चा की है, जगदलपुर बस्तर की चर्चा करते हुए उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का चित्रण किया गया है। जी सर। उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, शायद उस समय ये चर्चा होगी, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लें। छत्तीसगढ़ के अब जो वर्तमान में है जो वो अलग है, और जो भी राजनाथ वहाँ की जितने भी जो बस्ता है जी सर। छत्तीसगढ़ की। जी सर। जी सर। तो ये दूसरा, ये इस सारी ये बात सही है, अभी जो सरकारें बहुत कर रही है हमारी मध्य प्रदेश में, झाबुआ, कैथलाबाद, अलीराजपुर, जोबट, उनको झाबुआ में जाके देखो तो लगता है जैसे दूसरी बम्बई में आ गए हो। जी सर। इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े, और इसमें भी इंटीरियर में भी चले जाए, बड़े बड़े जो वहाँ के मेले लगते हैं जिनमें ये आदिवासी जो सांस्कृतिक मेले हैं जिनमें शादी विवाह करते हैं बच्चे बच्चियां आपस में मिलजुल करके, उनको भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। 3-3 दिन उनके नहीं बल्कि 7-7 दिन तक करते रहते हैं। तो काम तो बहुत हो रहा है। सारी स्टेट्स की आपने चर्चा की है, जिसमें स्टेट बच रही है जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी समाज है वो अंडमान निकोबार है। हमारे शिष्या भी वहाँ कॉलेज में है, मित्र भी हैं डॉक्टर व्यासमन त्रिपाठी। उन्होंने वहाँ की जो कविताएं हैं, साहित्य, कविताएं, कहानियां, उपन्यास, उनमें जो जनजातीय चित्रण है उस सब पर पीएचडी भी करवाई हुई है। जी सर। जी सर। और वहाँ बताया उन्होंने, अभी आए थे हमारे यहाँ, जो 200 टापू हैं जिसमें 20 तक जो है वो गवर्नमेंट भी जा सकती है, उसके आगे जा ही नहीं पाते। और उनमें इतना प्रतिबंध है कि, और आज भी वो पुरानी जो परंपरा वनमानुष की है, मनुष्य का जैसे प्राचीन तंत्र वो देखने को मिलता है। और जाने में भी वहाँ डर लगता है कि वो जाते हैं तो वो या तो वो खुद मर जाते हैं या मारते हैं, वो ही होते। तो उसका अभी तक विकास ही नहीं हुआ, पर उस पर आधारित जो वहाँ के लोकल है स्थानीय, उन साहित्यकारों ने कलम चलाई। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, मैं भी सर। बड़ा रोचक विषय था, लेकिन मेरी ना विद्रोही प्रवृत्ति ये कहती है कि आदिवासी को आदिवासी कहना गलत है। हम बड़े समय से इस पे लड़ रहे हैं। ये नाम आदिवासी किसी मजबूरी में, प्रशासनिक मजबूरी में, कि वहां शब्दों की कमी या समझ की कमी के कारण हमने उनको बिना समझे आदिवासी कह दिया। और जहां तक शासन, प्रशासन, नीति निर्माता नहीं पहुंच पाए, उन्होंने उन जो दुर्गम स्थान थे वहां के रहने वालों को आदिवासी शब्द का नाम दिया।
मैं इसके लिए हमेशा जब भी कहीं चर्चा आती तो मैं इनको कहता हूँ, इनको हम प्रथम समाज कहना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम दृष्टा है, अपने एक जीवन जी रहे हैं हम, जिसमें अभी किसी प्रकार का घालमेल नहीं हुआ है। दूसरा, कल्पना, जो लेखक है जी वो अपनी कल्पना, अपने मन का विषाद, जो भी उसकी नेगेटिव प्रवृत्तियां, उसको वहां और पेंट करता है उनके लाइफ को। उनको मतलब हम उनको दिखाते हैं कि बहुत ही गए गुजरे और असभ्य और पिछड़े, जबकि हम वहां रहे नहीं हैं। ये लोग प्रकृति के साथ बहुत ही सहज और अच्छा संबंध बना के रहते हैं। तो जैसे पहला वाला आपने जो नावल था, उसका नाम मैंने लिखा, कब तक पुकारो। अब तक पुकार, जी उसमें बहुत सारा ऐसा लगा कि मतलब उसका चित्रण ऐसा था कि व्यक्ति अपनी कल्पना से लिखे जा रहे हैं, क्योंकि उस पर प्रभाव क्या, पिछले 1-2-7 सालों का जो साहित्य है उसका प्रभाव है। और उस प्रभाव में उस समाज में जो वहां रहने वाले लोग हैं वो भी यही मान बैठे कि हम आदिवासी हैं, जी जी क्योंकि उनको ऐसा बताया गया। इस पे मेरी थोड़ी है, कोई साहित्य के लोग आते हैं उसको कुछ नया नाम देना चाहिए। आदिवासी इनकम्प्लीट उनकी जो आइडेंटिटी को दर्शाता है ये शब्द। जी सर। और जैसे उसमें एक एग्जांपल दूंगा कि शादी होनी है तो लड़का लड़की को कुछ देगा, और हमने उसको सीधा ही इस इन्फ्लुएंस में, इस साहूकारी या सामंतवादी व्यवस्था के इन्फ्लुएंस कहते हैं दहेज दे। वो दहेज नहीं है, वहां के रीति रिवाज से कुछ और होगा, वो दहेज नहीं है। ये कहना चाहता हूँ इस चीज को, मतलब आप अपना रिसर्च जारी रखें, जी सर। लेकिन वैकल्पिक कुछ कुछ निकालना चाहिए। और स्त्री पुरुष संबंधों को हम इन उपन्यासों में कुछ ज्यादा ही खुलकर रखते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि सो कॉल्ड जो आदिवासी समाज है, उनकी व्यवस्थाएं अर्बन जो डेवलप्ड एरियाज हैं और जो विकसित और सो कॉल्ड बड़े उच्च समाज के लोग हैं, वहां पर सामाजिक जो कुरीतियां हैं या जो पॉल्यूशन कहूंगा, प्रदूषण, वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो थोड़ी सी बस मेरी आपसे यही है कि इसमें थोड़ा हम आदिवासी समाज को लक्ष्य करते हुए थोड़ा हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, आहत ना हो जाए ना। मतलब मैं अपने को आदिवासी समाज जो आपने बना रखा है उससे जोड़ता हूँ, तो आदिवासी चित्रण में हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इतना ज्यादा खुला मतलब कर दे। सर मेरा जो विषय था वो उपन्यासों, आपने सभी लोगों को, आपका कुछ नहीं उनको लिखा, लेकिन उनके प्रति भी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जी जी बस नहीं कहूँगा। सर एक मिनट सर, ये है कि जैसे आपने अभी कहा ना कब तक पुकारो रांगे राघव जी ने लिखा, दो चीजें होती हैं। एक, अगर कोई गैर आदिवासी समाज से लिख रहा है या आदिवासी, तो उसमें स्वानुभूति और सहानुभूति ये दोनों आवश्यक हो जाती हैं सर। बिना उसके अगर कोई लेखन कर रहा है, क्योंकि जो उस समाज में रह करके लिखेगा और उसको समझेगा, उसकी पीड़ा एक अलग तरह की होगी। और जो एक देख करके खाली सुन करके या कहे के अनुसार एक काल्पनिक चित्रण जो करेगा, उसकी पीड़ा अलग होगी, उसका वो लेखन शैली का तरीका जो है वो अलग होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैडम आप जो है आगे पढ़ने के लिए आप उसमें अंदर प्रवेश कीजिए, जो आदिवासी समाज में रह करके उनके जीवन को चित्रित कर रहे हैं, वो ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सर आप भी कुछ। हाँ मैं एक जी की बात को सुनकर थोड़ा मतलब क्वेश्चन करने के लिए जी आदि शब्द कोई बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। हम बोलते हैं आदि शक्ति, गायत्री जी। जो है मूल शक्ति, मतलब प्रथम से भी पावरफुल शब्द है आदि शब्द। एक अलग बात है कि उन कामनाओं ने क्या मतलब हाथ कर दिया, ये अलग बात है, जी। जो अवतार रहने की बात। लेकिन आदि शब्द में ऐसा कोई आदि और मतलब ओरिजिनल एकदम पिछला जो है, पहला जो है, भारतीय संदर्भ में आदित्य बोलते हैं, देवताओं की विवाह आदित्य है ना, गायत्री वो आदि शक्ति का है, आद्य शक्ति है ना। तो ऐसा कोई मतलब शब्द में जो है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, वो प्रकृति उपासक होता है, ठीक है। जी, जी। उनका जो है उस तरह से इवॉल्व जो है आध्यात्मिक जो कल्चर नहीं होता, तो प्रकृति उपासना का कुछ चित्रण है नहीं। सर मैंने किया था, समय को ध्यान में रखते हुए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। मैंने सांस्कृतिक चित्रण और उनका सामाजिक चित्रण काफी यहाँ पर लिखा था, बट घड़ी की तरफ देखते देखते 2011 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जी सर। पॉलिटिक्स जो समाज जो प्रकृति उपासक है, लाइक इंडियन से लेकर नीचे जो है माओरी न्यूजीलैंड से लेकर ऐसे नेपाल, भारत के सारे आदिवासी,
तो जी उसमें सर। इतना सुंदर कल्चर मतलब इतनी विडंबना है कि हर जगह का जो है शॉर्ट फिल्म ड्रामा बहुत उनके साथ जो है वो है। जी सर, मैंने लिखा था इसमें। छाया जो है ना उनका जो है तो सागर में स्थित थी, तो बहुत उनकी जो है वो है। जी सर। उसके लिए जो भी है प्रयास चल रहे हैं जैसे नहीं बिल्कुल। एक लाइन और ऐड कर दूं सर मैं आपकी आज्ञा से। हाँ बताएं सर। जो आदिवासी समाज है उनमें भी वर्ण व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है सर। हाँ। वो चीजें भी यहाँ पर देखनी चाहिए और ये मतलब उनमें भी कैटेगराइज किया गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आयुष सर। हाँ। Whatever it discuss, it is truly fact about the against of the tribal. And particularly, I'm suggesting you how to take one particular tribal. You are generalizing all tribals. Hmm. Having in state, each state having many tribes. Correct. Each tribe having their own characteristics and their own culture, their own language. So you have to choose a particular tribe. Hmm. Then you can, what is pro and cons about a particular community, you can analyze it. जी सर। And particularly, whether you seen or not, one movie in Tamil Nadu based, how it is tribals are hampering with the non-tribals, either their dignity, either their culture, either their, belief system. JP movies released recently, the particular base on tribe in Tamil Nadu. Oh. Ultimately, they are, violating of their rights when they entering the non-tribal in their particular belt जी सर। and disturbing their cultures. Okay. ओके। And simply they are blaming. They're giving some symbol. They are the robbers or like that. They are creating some symbol of the particular tribes. आयुष सर। मेरे कुछ छोटे से मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं, अगर सब लोगों की आपकी अनुमति हो तो मैं कहूँगा। यस सर बिल्कुल। आपने जब अपना आलेख की शुरुआत की तो जब आप रिसर्च का या इस आर्टिकल का बता रही थी जी सर। तो उसमें मुझे कई बार ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी ट्राइबल्स को लेके, ट्राइब को लेके और दलितों को लेके। तो आपको जब आप उसमें पूरा में देखेंगी तो आप कहीं दलितों की भी बात करने लगती हैं, कहीं आप ट्राइब्स की बात करती हैं। तो ट्राइब्स को दलितों से किस तरीके से अलग किया गया है या कैसे ट्राइब, प्योर ट्राइब क्या होती है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके जो उसको ट्राइब बनाती है उनको पहला ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। वहां मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप अवधारणा में दलितों को और सब सारी चीजों को एक साथ रख रहे थे। दूसरी बात, जब भी हम ट्राइबल्स की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक टाइम फ्रेम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपने एक बहुत सारे उपन्यास, जैसे ये कह रहे हैं बहुत सारे उपन्यास लिए हैं और बहुत सारे उपन्यासों के लिखने के टाइम अलग अलग हैं। उन टाइम में उन ट्राइबल्स का जो 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 परसेप्शन है, ट्राइब्स के बारे में जो परसेप्शन है वो लगातार बदल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ट्राइब्स अब सिर्फ वो ट्राइब नहीं रह गए हैं जिनको आप आदिवासी कह रही हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन मेरा इस मामले में यह है कि एक तो टाइम फ्रेम, दूसरा जो अभी सर का कहना था कि आप हर ट्राइब को लेके आप पूरे हिंदुस्तान की ट्राइब्स पे आप बात कर रही थी कि कभी आप उरांव पे, कभी हो पे, कभी राजस्थान में मीणा पे। तो ये थोड़ी सी मतलब खतरनाक सी स्थिति है किसी भी रिसर्चर के लिए कि हम उसको कैसे जनरलाइज करेंगे, क्योंकि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से एंटायरली डिफरेंट है। जो सर कह रहे थे कि उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, तब हम उनको एक फ्रेम में रखने में थोड़ा सा खतरा मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप अब आगे जब भी इसको और परफेक्ट करेंगे तो इस जो मैथडोलॉजिकल इश्यूज हैं इनको आप थोड़ा सा हैंडल करेंगे। अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है। सर, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी उपन्यासों में तो मैंने 10 उपन्यास लिए हैं, तो 10 उपन्यास में अलग अलग जनजातियों का चित्रण है तरन। और मेरा यहाँ आपकी बात को एक और ऐड कर दूं, आप जब लास्ट उपन्यास की बात कर रही थी, जब आप लास्ट उपन्यास की बात कर रही थी तो आप उसमें बेड़ियों की बात कर रही थी। आपको ये शायद मालूम होगा, मुझे मालूम है आपको मालूम होगा कि बेड़िया ट्राइब नहीं है। नहीं, बेड़िया जनजाति थी 1974 तक। 74 में उसको डी नोटिफाई किया गया और वो अब शेड्यूल्ड कास्ट है। तो ये जो खतरे हैं जो आपको पहले से लेके लास्ट में भी मुझे दिखाई दिया कि आप बेड़ियों के बारे में बात कर रही थी,
तो वो थोड़े से इन खतरों से बचना चाहिए। दरअसल और सर मुझे मालूम है शरद आप- सिंह जी ने जिन्होंने उपन्यास जी। लिखा है वो आदिवासी को केंद्रित करके ही बेड़िया समाज को चित्रित किया। मैं उपन्यास सर मैंने कह तो भी रहा हूँ पढ़ा है कि सर। टाइम फ्रेम का हाँ, ध्यान ये रखना है कि कब और वो 74 के पहले उपन्यास का नहीं उपन्यास नहीं है सर 74 हाँ बस ये सर कंफ्यूजन है नहीं सर बिल्कुल मैं उपन्यास की बात कर रही हूँ, मैंने टाइम की बात ही नहीं की। मेरा विषय नहीं, उपन्यास है। रिसर्च में रिसर्च में आना चाहिए। आना चाहिए सर अभी तक मैं हाँ मेरा जो अध्ययन लिखने है का समय क्या है? नहीं नहीं, नहीं लेकिन एक बात है, बहुत पूरे very- एक महीने में आपने एसोसिएट में जितने बहुत ही स्टडी अच्छा, बहुत- वो सब कुछ हमें सुना वो बात है, बिल्कुल वो बात है। नहीं नहीं चलिए बहुत बहुत अगले हमें भी क्या लगे कि आपने कितना सारा स्टडी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः बधाई मैम को आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की इसके लिए मैं आपको पुनः वेल डन, बधाई देता हूँ और अगली प्रस्तुति बच्चे के लिए को लास्ट में लॉली आमंत्रित ऐसा मत जवाब भी बहुत आप- सुंदर दिए। मैं